हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। देखते हैं कौन कौन हमारे साथ में जुड़ चुका है। हम्म, तो जो भी जुड़ चुका है फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर अपना एक हाई भेज दीजिए। देखते हैं कौन कौन हमारे साथ में जुड़ चुका है। मेरे को दिख रहा है यश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हेलो यश बेटा, हाउ आर यू। ऑसम, ग्रेट, आई एम गुड टू। तो देखते हैं और कौन कौन जुड़ चुका है हमारे साथ में। फटाफट से जो जो जुड़ चुके हैं एक कमेंट सेक्शन के अंदर अपना हाई भेज दीजिए। देखते हैं आज के सेशन के अंदर हमारे साथ में कौन कौन है। बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है ये। लाइन्स एंड एंगल्स टॉपिक के ऊपर होने वाला है। क्लास स्टार्ट करने में थोड़ा सा समय है, तो देखते हैं अभी फटाफट से कौन कौन हमारे क्लास के अंदर आ सकता है, कौन कौन इस वक्त प्रेजेंट है। मैं लगातार आपको कमेंट सेक्शंस के अंदर देख सकता हूँ। जो जो आ चुका है फटाफट से एक हाई भेज दीजिए अपना। बहुत ही मज़ेदार चीज़ें आज हम लोग सीखने वाले हैं लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कोर्स करिकुलम का, और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है क्योंकि बहुत ईजी है। ज्योमेट्रिकल टाइप का चैप्टर है जिसके अंदर आपको मैक्सिमम चीज़ें फिगर से ही मालूम पड़ जाएगी कि किस तरीके से सॉल्व होनी है। थ्योरेटिकल नहीं है इस चैप्टर के अंदर कुछ भी ऐसा। संध्या हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कैसे हो बेटा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है ये लाइन्स एंड एंगल्स, और बहुत स्कोरिंग है क्योंकि इसके अंदर एग्जैक्टली फिगर्स के अंदर आपको बात करनी है कि इतने डिग्रीज का एंगल होगा ये नहीं होगा, और केवल कॉन्सेप्ट लिख के आना है और आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलने के 100% चांसेस है इसके अंदर। बस आपको अपना कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर रखना है। आज की इस क्लास के अंदर मैक्सिमम ऑफ द कॉन्सेप्ट जो भी होंगे आपके वो मैं क्लियर आउट करा दूंगा, तो आपको ऐसी कोई दिक्कत आने नहीं वाली चैप्टर के अंदर। आप एनसीईआरटी बुक उठाओगे तो आपको खुद को लगेगा यार ये तो बहुत ईजी चीज़ है, और इसको ईजिली आप स्कोर अच्छा कर सकते हो इस सब्जेक्ट के अंदर। तो बस क्लास स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। में और जुड़ चुका है, संध्या है, यश है, आस्था है, तीन चार जने मेरे को दिख रहे हैं। और जो जो भी और आ चुके हैं फटाफट से एक कमेंट सेक्शन के अंदर हाई भेज दीजिए अपना। हम लोग बस 2 या 3 मिनट और वेट करेंगे ताकि किसी का चैप्टर छूट ना जाए। अब मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग से सब लोग अगर जुड़े हुए रहेंगे तो चैप्टर समझने के अंदर कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगा किसी का भी। देखते हैं और कौन कौन आ चुका है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करने के अंदर अभी तो 2-3 मिनट है, जब तक हम लोग सबका वेट कर रहे हैं मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है। इसको तो आप सब पहचानते ही हो। ये क्या है, एक 2000 रुपीज़ का एक नोट है ना, असली नोट है, ठीक है। अब एक बात बताइए मेरे को कि अभी अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि मैं आप लोगों में से किसी को भी नोट एज अ गिफ्ट देना चाहता हूँ, तो क्या आप लोगों में से कोई मना करेगा। बिल्कुल मना नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये 2000 रुपीज़ का नोट है, मैं एज अ गिफ्ट आप लोगों को देना चाह रहा हूँ, तो कोई मना क्यों करेगा इसके लिए, ठीक है। अभी मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये जो नोट है इसको मैंने ऐसे क्रम्बल कर दिया, ठीक है। पूरा का पूरा मैंने इसको क्रम्बल कर दिया ऐसे, पूरा पूरा फोल्ड करके क्रम्बल कर दिया ऐसे, ठीक है। अब मैं आपसे वापस से वही चीज़ पूछता हूँ, क्या अब मैं आप में से ऐसा कोई जना है जो कि इसके लिए मना करेगा कि नहीं सर हमको ये नोट नहीं चाहिए। मैं भी वही ऑफर दे रहा हूँ कि मैं आपको ये नोट एज अ गिफ्ट किसी को भी एक जने को गिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप में से कोई ऐसा जना होगा जो इसके लिए मना करेगा अभी भी। आसिम हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कोई मना नहीं करेगा, ठीक है। हेलो आसिम, हाउ आर यू। तो अभी भी कोई इस नोट के लिए मना नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी 2000 रोज की अभी भी उतनी ही वैल्यू है। अब एक बात बता दीजिए, अगर मैं इसको ज़मीन पे फेंक देता हूँ और इसके ऊपर मैं 1 या 2 बार चढ़ जाता हूँ, ठीक है, मैं शूज़ से लेके चढ़ जाता हूँ, और फिर मैं आपसे पूछता हूँ क्या अभी भी आप कोई मना करोगे इस नोट को लेने के लिए, तो मेरे को लगता नहीं कोई भी अभी इसको मना करेगा। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बिकॉज कुछ भी हो गया, वट एवर हैपन्स, दिस नोट हैव नॉट लॉस्ट हिज वैल्यू। इसकी जो 2000 रुपीज़ की वैल्यू है आज भी उसकी वही बरकरार है। मतलब कि अगर आप इससे अब 10 मिनट पहले इस नोट को लेके शॉपकीपर के पास में जाते या फिर अभी इस नोट को लेके जाते, ठीक है,
इसकी वैल्यू उतनी ही है, इस नोट की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मेरा ये कहने का, या फिर आप सोच रहे होंगे कि ये सर क्यों बता रहे हो, इसका कहने का केवल इतना सा मतलब है कि आपको अपनी खुद की वैल्यू इस 2000 के नोट की जैसे बनानी है, ठीक है। कि भले कितनी डिफ़िकल्टीज़ आ जाए, भले इसको आपको कोई कितना ही स्क्रैम्बल कर दे, आपको कितना ही लेट डाउन कर दे, लेकिन आपको अपनी वैल्यू को खोना नहीं है। आपको क्या करना है, मोर एंड मोर हार्ड वर्क करना है, मोर एंड मोर आपको एफर्ट्स डालने हैं, ताकि आप बेटर एंड बेटर होते जाए डे बाय डे। और कितनी भी मुश्किलें आ जाए, जैसे कोरोना आ जाए या फिर ये जो लॉकडाउन चल रहा है, कोविड-19 की इतनी परेशानियाँ चल रही है, इससे आपके ऊपर या फिर आपके स्किल सेट के ऊपर या फिर एज अ पर्सनल ह्यूमन बीइंग आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने आप को बेटर बनाते जाइए, आप नई नई चीज़ें सीख सकते हैं, आप नई नई हॉबीज़ लर्न कर सकते हैं। ये जो अभी टाइम पीरियड है, इसके अंदर आप अपने आप को फ्यूचर के लिए प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बहुत ही आप इंटरेस्टिंग चीज़ें कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने आप को जब आज से 3 महीने 4 महीने बाद या 5 महीने बाद में या 6 महीने बाद में जब चीज़ें थोड़ी नॉर्मल होने लगेगी, उस समय आप वर्ल्ड के सामने जाएंगे, वापस से बाहर निकलना सब कुछ स्टार्ट होगा, लाइफ वापस से ईजी होने लगेगी जैसे पहली थी। तो आपको क्या लगेगा कि हाँ, जो मेरे 3-4 महीने मैंने लॉकडाउन के अंदर घर के ऊपर निकाले, उसके अंदर शायद से मैंने कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें करी जो कि मेरे को आज हेल्प कर रही है, ठीक है। तो उससे आप क्या बनोगे, एज अ ह्यूमन बींग यू विल बिकम अ वेरी स्ट्रांग पर्सन, ओके। सो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि इस तरीके से आपको अपने आप को खुद को एफर्ट्स डाल के बहुत स्ट्रांग बनाना है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले फर्स्टली आई वुड लाइक टू विश एवरीबडी हु इज़ देयर विद मी अ वेरी गुड मॉर्निंग। So today is a very special day. You know why? Because Snapsolve in collaboration with TikTok has brought you a day full with fun and engaging activities and classes where you can learn many more concepts and many more activities and everything is there fully planned for the day. आप बस हमारे साथ में बने रहिए और इस डे को एंजॉय कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का होने वाला है, ठीक है। तो अब चलिए, अब क्लास स्टार्ट करने का हमारा टाइम हो चुका है। तो आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा, लाइन्स एंड एंगल्स आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो इसके अंदर हम लोग क्या सीखने वाले हैं आज लाइन्स एंड एंगल्स के अंदर। जैसे कि आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि आप जैसे किसी मानिए एक ब्रिज के ऊपर जाते हैं, ठीक है। आप जब रोड के ऊपर जाते हैं तो आपने ब्रिजेस वगैरह देखे होंगे। तो ब्रिजेस क्या होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर बने हुए होते हैं। वो क्यों बने हुए होते हैं, ताकि गाड़ी एक पर्टिकुलर स्पीड के ऊपर से जा सके, या फिर अगर ज़्यादा ऊंचा बना दिया तो ऐसा नहीं हो कि गाड़ी ऊपर चढ़ के वापस से रोल बैक हो जाए। ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, एक ऑप्टिमम लेवल पे होना चाहिए। तो वो क्या है, एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर होता है। एंगल क्या होता है, आपका जिस जो एलिवेशन होता है, ये आपको दिख रहा है मेरा हाथ का एलिवेशन जो जा रहा है, इस एलिवेशन कहा जाता है एंगल। कि जितना डिग्रीज आप बेस से ऊपर उठ रहे हो या नीचे जा रहे हो, ठीक है, इसको क्या जाता है, एंगल। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि डिफरेंट तरह के एंगल्स क्या क्या होते हैं, उनके ऊपर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हम लोग लगा सकते हैं, और उनका क्या क्या यूजेज हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक्स के साथ के अंदर, कि बेसिक्स के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बात आती है किसकी, रे की। तो रे क्या होता है, रे कुछ भी नहीं होता, एक किसी पॉइंट से निकली हुई एक रे। जैसे सन की रेज होती है ना, कहाँ से निकल रही है, वो सन से निकल रही है, और वो कहाँ डायरेक्ट हो रही है, हमारी तरफ हो रही है। ऐसे ही किसी एक पॉइंट से ओरिजिनेट हुई हुई कोई भी चीज़, जब उसको हम इन्फिनिटी तक या फिर किसी इस चीज़ को हम लोगों ने क्या कहा, रे। यही रे जो होती है, ये हमारा किस काम में आती है, ये हमारा एंगल को क्रिएट करने के काम आती है। किसी भी एक एंगल को बनाने के लिए हमारे को दो रेस की कम से कम रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आती है बात कोलिनियर पॉइंट्स की। अब आप बोलोगे सर कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। अब आपको ये चीज़ पता है कि मेरे पास अगर किसी भी, आपने एक वाइट शीट ली, उसके ऊपर आपने कोई से भी दो पॉइंट्स बनाए, तो 100% चांसेस है कि उन दोनों पॉइंट्स को आप एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर सकते हो। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। क्योंकि दो पॉइंट्स हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू पास होंगे, क्योंकि एक पॉइंट आपने कहीं बनाया, दूसरा कहीं भी बनाओगे आप उसको हमेशा एक पॉइंट से ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन जब मैं आपसे ये बात कहता हूँ 3 पॉइंट्स के लिए, कि आपने पूरे वो जो शीट है उसके ऊपर आपने 3 पॉइंट्स बना दिए, तो क्या ये ज़रूरी है कि वो तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन से पास होंगे? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या नाम दिया इस चीज़ को, कोलिनियर पॉइंट्स। कि जब तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स, मेरी बात ध्यान से सुनना है, जब तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स एक सिंगल लाइन के थ्रू पास होते हैं या फिर एक स्ट्रेट लाइन के अंदर आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब एक ही लाइन में आने वाले पॉइंट्स, उनको क्या बोला हम लोगों ने, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, क्योंकि ये जो बेसिक्स हैं यही बिल्डअप होकर आगे कॉन्सेप्ट्स का पार्ट बनेंगे,
ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से समझना कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, एंगल कैसे बनता है, रे कैसे बनती है, इस सब चीज़ों को समझते जाना। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आती है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है कि आपने सबसे पहले कोई सी भी एक लाइन ड्रॉ कर दी, अब आप उसके साथ में ही एक और लाइन ड्रॉ करते हो, लेकिन वो उन दोनों लाइंस को अगर आप स्ट्रेच करोगे, इन्फिनिटी तक स्ट्रेच कर दोगे, तो चांसेस हैं कि हो सकता है वो दोनों लाइंस आगे जाके मीट कर जाए, हो सकता है वो दोनों लाइंस आगे जाके मीट नहीं करें। तो जब किसी भी दो लाइंस के बीच में, जैसे आपको ये लाइन दिख रही है पहली वाली ऊपर वाली लाइन और जो दूसरी वाली लाइन है, इनके बीच में जब इन दोनों का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब ये डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होता ना ही बढ़ता है, ये डिस्टेंस हमेशा जितना है वो उतना ही रहेगा, तो इन दोनों लाइंस को आप कितना भी इन्फिनिटी तक स्ट्रेच कर दो, ये कभी भी मीट नहीं करेगी, ये हमेशा जितनी दूर है उतनी दूर ही बनी रहेगी। ऐसी लाइंस को क्या कहा जाता है? पैरेलल लाइंस। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि आपकी जो रेलवे ट्रैक्स होती है वो ऐसा थोड़ी होता है आप आगे जाके मिट जाती है। अब वो इंटरसेक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन अगर एक सिंगल रेलवे ट्रैक की बात करो आप, तो वो हमेशा जितना डिस्टेंस उसके बीच के अंदर है वो हमेशा बना रहता है। ठीक है, तो पैरेलली चल रही है आपस में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर अब बात करेंगे होता है when two rays originating from the same point meets up, it makes an angle। मतलब if two rays are originating from the same point it makes an angle। अब देखिए कैसे, ये आपको दिखा कि इस पॉइंट से पहली रे तो ये बनी और इसी पॉइंट से दूसरी रे ये बनी। ठीक है, अब इन दोनों रेज ने मिलकर क्या बना दिया, ये एंगल बना दिया। इसको क्या कहा हम लोगों ने? एंगल। अब इस एंगल के भी कुछ पार्ट्स है, मतलब इस एंगल को भी हम लोग अलग अलग चीज़ों से नेमिंग करते हैं। जैसे ये जो पॉइंट है जहाँ से ये दोनों मीटअप होके बन रहे हैं, इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? वर्टेक्स। क्या कहा जाता है? वर्टेक्स। ये दिखा आपको, जिस पॉइंट से ये दोनों मीटअप होके बनते हैं इसको कहा जाता है वर्टेक्स। ठीक है, अब उसके बाद में ये जो इसके दो डिफरेंट आर्म्स है, ये आपको डिफरेंस दिखा और ये दिखा, इसका मतलब क्या है? ये जो पहला आर्म है और ये दूसरा है, इन दोनों से जिससे ये एंगल बना है इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं हम लोग? आर्म्स कहते हैं इसको। ये एंगल की आर्म्स है। ठीक है, इन्हीं दोनों के बीच के अंदर हम लोग एंगल को मेजर करते हैं। ये आपको ये दिख रहा है आपको, ये मेरा लेजर मूव कर रहा है, ये जो पोर्शन होगा ये इस एंगल को मेजर करने के काम आएगा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, चलो एंगल्स तो आपने देख लिया कि कैसे बनता है, लेकिन अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा एंगल है हमारे पास में। सबसे पहले एंगल आता है हमारे पास में एक्यूट एंगल। अब बात आती है एक्यूट एंगल क्या होता है। देखिए जब एक्स मतलब क्या कहा है मैंने यहाँ पे? डिग्री ऑफ द एंगल। ये एक्स क्या है यहाँ पे? डिग्री ऑफ द एंगल। ठीक है, जब इस एक्स की वैल्यू या फिर जब इस किसी भी एंगल की डिग्री 0 डिग्री से ज़्यादा होती है और 90 डिग्री से कम होती है, ये बात याद रखना, 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री के बराबर नहीं है। 90 डिग्री से क्या है? 90 डिग्री से कम है। तो ऐसा जब भी केस बनता है हमारे पास में, जब x की वैल्यू या फिर जब किसी भी एंगल की डिग्री 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होती है, तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। मुझे पता है कि आप लोग अपनी पुरानी क्लासेस में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, लेकिन इसको रिफ्रेश करना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता है आप में से हो सकता है बहुत से बच्चों को ये चीज़ पता हो, लेकिन ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको इस चीज़ शायद से रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़े। और उसमें कोई बुराई नहीं है, आप जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो उसके आसपास के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे वो आगे वाले कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहे हैं उनको एक बार गो थ्रू कर लेना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप कोई आगे मिस्टेक ना करें। ठीक है, तो एक्यूट एंगल क्या हुआ? ऐसा एंगल जो कि 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच के अंदर होता है। ओके, सेकेंड एंगल। फिर हम बात करते हैं राइट एंगल की। राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल अभी अभी मैंने बताया एक्यूट एंगल जो कि 90 डिग्री से कम होता है, लेकिन अगर एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्रीज का हो जाए, क्या हो जाए? एग्जैक्टली 90 डिग्रीज का हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? राइट एंगल। अब एक बात याद रखना, कई बार क्या होता है, क्वेश्चन क्या आता है कि सपोज एक्स इज अ राइट एंगल, राइट एंगल। ठीक है, अब आपको टीचर ये नहीं देने वाला वहां पे कि एक्स की वैल्यू 90 डिग्री है, उसने कह दिया राइट एंगल है, का ही ये मतलब है कि वो 90 डिग्रीज का एंगल होने वाला है। तो ये चीज़ आपको क्या रखनी है? याद रखनी है, क्योंकि मैं आपको एक दो क्वेश्चंस भी ऐसे कराऊंगा जिसके अंदर मैंने भी इस तरीके से दे रखा है कि सपोज एक्स इज अ राइट एंगल, तो आपको ये चीज़ हाथों हाथ स्ट्राइक करनी चाहिए कि यार ये राइट एंगल है, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी होने वाली है? 90 डिग्री। वो आपको स्पेसिफाइड नहीं होगा 90 डिग्री है, लेकिन वो आपको समझना है कि वहाँ पे ऑटोमेटिकली उसका मतलब 90 डिग्रीज है। ठीक है, थर्ड कैटेगरी।
थर्ड कैटेगरी कौन सी आती है? ऑब्ट्यूस एंगल की। ऑब्ट्यूस एंगल, अब आप पूछोगे ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? जैसे एक्यूट एंगल 0 से 90 के बीच का होता है, वैसे ही ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? 90 से 180 के बीच का। याद रखना, बीच का, ना तो 180 डिग्रीज होता है और ना ही 90 डिग्रीज होता है। ये क्या होता है? उन दोनों के बीच का एंगल होता है, ठीक है, जो 90 डिग्री से बड़ा जा रहा है और 180 डिग्री से छोटा आ रहा है, ठीक है। तो ये तीन तरह के एंगल्स पढ़े हम लोगों ने बाइफरकेशन के अंदर, ठीक है। फिर आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जो कि 180 डिग्री, मतलब आप कोई सी भी स्ट्रेट लाइन खींचते हो, उसके ऊपर जो एक पूरा एंगल बनता है उसको क्या कहा जाता है? 180 डिग्रीज। मैं आपको देखिए फिर से समझाता हूँ। जब कोई भी दो रेस आपस में एक एंगल बनाती है, उसको हम लोगों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया कि वो क्या क्या हो सकता है, उसकी क्या क्या बाइफरकेशन हो सकती है। जब वो एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्रीज के बीच के अंदर होता है तो उसको क्या कहा जाता है? एक्यूट एंगल, ठीक है। जब वो एग्जैक्टली 90 डिग्रीज के ऊपर होता है तो उसको क्या कहता है? राइट एंगल। जब थर्ड वो एंगल 90 डिग्री से तो बड़ा होता है लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। फोर्थ कैटेगरी, जब हम कहते हैं ये बात याद रखना कि एक पूरी लाइन जो भी बनाओगे आप, कभी भी एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे, उसमें कोई सा भी एक पॉइंट ले लो, वहाँ पे लाइन के ऊपर एंगल हमेशा कितना होता है? 180 डिग्रीज ही होता है। हल्का सा ना ऊपर होगा ना नीचे होगा, एग्जैक्टली कितना होगा? 180 डिग्रीज। फिर हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्स एंगल को। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? ऐसा एंगल जो कि स्ट्रेट एंगल से बड़ा है, 180 डिग्री से बड़ा है, लेकिन 360 डिग्री से छोटा है। ऑब्ट्यूस एंगल और रिफ्लेक्स एंगल में कई बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत बात तक होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 180 से छोटा होता है। लेकिन रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 360 से छोटा होता है। इस चीज़ को अच्छे से समझना कि जब भी आप एंगल बनाओगे, जैसे आपको दिख रहा है ये वाला एंगल जो मैंने रिफ्लेक्स एंगल बना रखा है, इसके अंदर जो एक्स का मेजरमेंट होगा वो ये वाला नहीं होगा, जो ऊपर है वो नहीं होगा, रादर कौन सा होगा? ये जो नीचे से चल रहा है, ये दिखा आपको? ये नीचे वाला जो एंगल है ये कौन सा कहलाया जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। और इसका मेजरमेंट कितना होने वाला है? 180 से ज़्यादा लेकिन 360 से कम। ना तो इक्वल होगा 180 डिग्री के, ना 360 डिग्री के, ठीक है। ये 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। ऐसे एंगल को हम लोगों ने क्या कहा? रिफ्लेक्स एंगल। तो 5 कैटेगरीज हम लोगों ने पढ़ी है अभी भी। सबसे पहले एक्यूट एंगल, दूसरी राइट एंगल, तीसरी ऑब्ट्यूस एंगल, चौथी स्ट्रेट एंगल और पांचवी रिफ्लेक्स एंगल। ये 5 कैटेगरीज हम लोगों ने पढ़ ली। अब हम क्या पढ़ेंगे कि अब इन अलग अलग कैट अब दो एंगल से हम लोग किस किस तरह के पेयर्स बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग एडजेसेंट एंगल्स के ऊपर। एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है? अब एडजेसेंट जो वर्ड होता है उसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? आसपास वाले। क्या मतलब होता है उसका लिटरल मीनिंग? आसपास वाले। मतलब कि जब भी किसी एक एंगल को, जैसे आपने कहा है एंगल जो बड़ा वाला ना, ए ओ सी, एंगल की नेमिंग कैसे होती है? पहले कोई से भी एक आर्म के एंड को लिखो, उसके बाद में वर्टेक्स को लिखो और फिर सेकंड आर्म के एंड को लिखो। तो ये बड़े वाला एंगल है, इसको नेम कैसे करोगे आप? एंगल ए ओ सी, या फिर सी ओ ए, दोनों में से किसी भी तरीके से नेमिंग कर सकते हो आप। ए ओ सी भी कह सकते हो, सी ओ ए भी कह सकते हो, ठीक है। तो जब भी इस एंगल, एक बड़े एंगल को, एक आपको दिख रही छोटी सी रे ने बीच में से काट दिया है, ओ बी, जो रे है कौन सी? ओ बी, इसने क्या किया? बीच के अंदर से इसको काट दिया। तो क्या हुआ? तो जब भी किसी बड़े एंगल को एक रे काट देती है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? कि उस रे ने उसको बाइसेक्ट कर दिया या फिर इंटरसेक्ट कर दिया। तो हम लोगों ने क्या कहा कि जब इसने इसको काटा बीच के अंदर से तो दो एंगल्स बने। तो अब इन दोनों एंगल्स के पेयर को हम लोग क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? एडजेसेंट एंगल्स। ये वाई जो है, ये वाला कौन सा एंगल होगा? एंगल ए ओ बी। और ये जो एक्स है, ये एंगल कौन सा हो गया? एंगल बी ओ सी, ठीक है। एडजेसेंट एंगल समझ में आ गए? आस पास के एंगल्स को कहा जाता है एडजेसेंट एंगल्स, जब एक बड़ी से एंगल को
एक बड़े से एंगल को एक दूसरा एक छोटी सी रे काट दे बीच में से, तो जो दो एंगल्स बनेंगे उनको एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं, ठीक है। सेकेंड, फिर आते हैं हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के ऊपर कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एक केस है एडजेसेंट एंगल्स का। ये आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है 180 डिग्रीज की, इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब एक दूसरी रे आ गई ओबी, आ गई दूसरी रे ओबी, तो जब उस ओबी रे ने इस बीच से अंदर से इस ए और सी को काट दिया, ठीक है, तो क्या बन गए, दो एंगल्स वापस से बन गए, एक एक्स बन गया और एक वाई बन गया। तो है तो ये भी एडजेसेंट एंगल्स ही, क्यों, क्योंकि बड़े से एंगल को एक दूसरी रे ने काट दिया तो एडजेसेंट एंगल्स ही है, बिल्कुल है। लेकिन इस एडजेसेंट एंगल्स की एक खास बात है, वो क्या खास बात है कि इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना है 180 डिग्रीज। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्या होता है, एंगल कितना होता है 180 डिग्रीज। तो अगर पहला एंगल ये एक्स है और दूसरा एंगल ये वाई है, तो ये दोनों बन के कौन सा एंगल बना रहे हैं, एंगल ए ओ सी, ये बड़े वाला एंगल। तो इन दोनों पेयर को हम लोगों ने क्या बोला, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। समझ में आई आपको बात। ये x प्लस वाई, इनका सम कितना होने वाला है 180 डिग्री, मतलब x की वैल्यू अगर 100 है तो y कितना हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर थर्ड कैटेगरी हम लोगों ने कही वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की, कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। अब इसको समझते हैं। क्या होता है जब दो लाइन है आपके पास में, मैंने कहा एक लाइन मैंने आपको कह दिया AC और एक लाइन मैंने कह दिया BD, स्ट्रेट लाइन से दोनों। जब इन दोनों लाइंस ने आपस में एक दूसरे को काटा, क्या करा, इन दोनों लाइंस ने आपस में एक दूसरे को काटा, तो चार तरह के एंगल्स बने। पहला बना A, दूसरा बना B, तीसरा बन गया C और चौथा बन गया D। चार एंगल्स बने। अब इन चारों एंगल्स के अंदर हम लोगों ने क्या कहा कि एंगल A है वो एंगल C के बराबर होगा और एंगल B है वो एंगल D के बराबर होगा। क्या बोला हम लोगों ने कि एंगल A एंगल C के बराबर होगा, क्यों, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब भी ऐसे दो आपस में लाइंस काटती है तो जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनको कहा जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये दोनों इक्वल होते हैं हमेशा, याद रखना। लेकिन केवल दो स्ट्रेट लाइन आपस में जब काटेगी, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो AC एक स्ट्रेट लाइन है और BD एक स्ट्रेट लाइन है, तो जब इसने काटा तो एंगल A किसके इक्वल आएगा, एंगल C के, और एंगल B किसके इक्वल आने वाला है, एंगल D के, ठीक है। तो दो पेयर आ गए हमारे पास में, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C और एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल B। तो हम लोगों ने क्या पढ़े, तीन तरह के हम लोगों ने अभी टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़े। पहला पढ़ा एडजेसेंट एंगल्स, सेकंड पढ़ा हम लोगों ने लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, और थर्ड पढ़ा हम लोगों ने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए उसी के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और एक बार इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एंगल AOC ये 120 डिग्री है, एंगल AOC 120 डिग्री है और x की वैल्यू है 50 डिग्री। x जो है ये छोटे वाला एंगल, ये कितना है 50 डिग्री। आपको निकालना है y कितना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। मैं आपको 45 सेकंड्स का टाइम देता हूँ, आप एक बार ट्राई कीजिए और ट्राई करके मेरे को बताइए इसका आंसर क्या है। जिसका भी आ जाए वो कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर दे सकता है। फटाफट से बेटा कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर दो, जिसका भी आंसर आ जाए, ठीक है। चलिए ट्राई कीजिए। मेरे पास यश का आंसर आया भी अभी, y इज इक्वल्स टू 70 डिग्रीज, ठीक है। चेक करते हैं यश अभी आंसर क्या होने वाला है इसका, देखते हैं बाकी और किसी का भी आंसर आया है तो हम लोग देखते हैं। जिसका भी आंसर आ गया वो कमेंट सेक्शन के अंदर अपने आंसर टाइप कर सकता है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अभी अभी मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब एक बड़े एंगल को एक बीच में से लाइन काट देती है तो ये क्या बना, एडजेसेंट एंगल्स का पेयर बना, बिल्कुल बना। तो एंगल AOC कितना दे रखा है 120 डिग्री, मतलब ये पूरा बड़ा वाला जो एंगल है ये कितना डिग्रीज है 120 डिग्री। और x जो दूसरा वाला एंगल है ये कितना है 50 डिग्री।
तो ये जो बड़ा एंगल बना ये इन्हीं दोनों एंगल से तो बना है। तो मतलब अगर एक 50 डिग्री है तो 120 में से 50 को माइनस कर दिया, कितना है 70 डिग्री। एकदम सही है ये आपका आंसर। ये कितना, y की वैल्यू कितनी होने वाली 70 डिग्रीज। अच्छा ठीक है, अब इसको फॉर्मल वे में लिखना कैसे है, इसको लिखना आपको बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर तो आपको लिख के ही आना है, ओरली तो सॉल्व करना नहीं है। तो कैसे लिखोगे आप, x प्लस वाई की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 120 डिग्रीज, ये गिवन है। ठीक है, x प्लस वाई कितना है, एंगल ए वो कितना है 120 डिग्रीज। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, y को मैंने सॉरी इसको माइनस कर दिया, तो यहाँ से कितनी आ गई आपको, x की वैल्यू 50 दे रखी है आपको, तो आपने क्या किया इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर दिया, इस 550 को यहाँ पे डाल दिया, तो कितना है 50 डिग्री प्लस y इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 70 डिग्रीज। एग्जैक्टली इसी तरीके से लिखना है आपको, इस तरीके से लिख के आओगे तो आपके 100% आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि एंगल ए ओ सी, या सॉरी ए ओ सी इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, से आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, ये रेशियो वाला क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के अंदर आने के लिए, तो आप ट्राई कीजिए आपसे ये हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर अपना आंसर दीजिए कि आपका आंसर क्या आता है, मैं वेट कर रहा हूँ। AOC इज अ स्ट्रेट लाइन, एक्स और वाई का रेशियो दे रखा है 10:8, आपको निकालना है एक्स और वाई कितना होने वाला है। देखते हैं किसी का आंसर आ पाता है या नहीं आ पाता है, और मेरे पास में यश का आंसर आया है एक्स इज इक्वल्स टू 100 डिग्रीज। ठीक है, यश चेक करते हैं आपका आंसर सही है या नहीं है। इस क्वेश्चन को करने की एक बेसिक टेक्निक मैं आपको बताऊंगा, जो कि आप रेशियोज के क्वेश्चन में हमेशा यूज़ कर सकते हो, और वो हमेशा वर्क करेगी। ठीक है, बहुत ही ईजी चीज़ है। जो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, एक्स और वाई का रेशियो है, मतलब ये दोनों किसी एक रेशियो में आपस में बंधे हुए हैं। मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि कोई बड़ा सा वुडन ब्लॉक है, एक वुडन ब्लॉक है, उसको मैंने बीच में से काट दिया, तो मैंने किस रेशियो में काटा उसको 1:1 में, क्योंकि दोनों के दोनों बराबर है। इसी तरीके से ये जो बड़ा एंगल है इसके दो हिस्से हुए हैं, एक हुआ है 10 पार्ट्स के अंदर और एक हुआ है 8 पार्ट्स के अंदर। तो टोटल अगर इसके 18 पार्ट्स हैं तो उनमें से 10 पार्ट्स किसके हो गए एक्स के, और 8 पार्ट्स किसके हो गए वाई के। तो जब भी आपको ऐसा रेशियो वाला क्वेश्चन दिख जाए ना, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्या करना है, एक्स की वैल्यू को मान लो 10 टाइम्स ऑफ कोई एक वेरिएबल, और वाई की वैल्यू को मान लो 8 टाइम्स ऑफ दैट वेरिएबल। जैसे कि ये देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने लिखा AOC इज अ स्ट्रेट लाइन। मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जिससे अब आपको एग्जाम में लिखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर जब तक आप पूरे पॉइंट्स नहीं लिखोगे स्पेसिफिक, जब तक आपको नंबर नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो क्या लिखा सबसे पहले हम लोगों ने, AOC इज अ स्ट्रेट लाइन, तो एंगल AOC इज 180 डिग्रीज। ठीक है, सेकेंड स्टेप, एक्स इज टू वाई आपको कितना दे रखा है 10:8, तो आपने क्या करा कि एक्स को मान लिया 10 टाइम्स ऑफ सम वेरिएबल मतलब 10 है, और वाई को मान लिया 8 टाइम्स ऑफ सम वेरिएबल मतलब 8 है। ठीक है, ए मैंने कोई एक वेरिएबल ले लिया, तो एक्स की वैल्यू हो गई 10 है और वाई की वैल्यू हो गई 8 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको, एक्स और वाई की इंडिपेंडेंट वैल्यूज, क्योंकि अभी तक एक्स और वाई का रेशियो दे रखा था, इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज मेरे को नहीं दे रखी थी। तो हम लोगों ने क्या करा, इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज निकाल ली। कैसे, एक को मान लिया 10 है, दूसरे को मान लिया 8 है। ठीक है, अब क्या करना है, इस ए की वैल्यू को निकालना है। इस ए की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, एक्स और वाई में कोई रिलेशनशिप हमारे को बनाना पड़ेगा। ठीक है, जब तक कोई इक्वेशन नहीं बनेगी, कुछ रिलेशनशिप नहीं बनेगा, जब तक ए की वैल्यू नहीं आ पाएगी, क्योंकि ए तो वेरिएबल है। तो अब आप सोचिए कि आपको कि ए ओ सी इज अ स्ट्रेट लाइन, आपको ये जो चीज़ मिलेगी ना रिलेशनशिप वाली, ये आपको क्वेश्चन में ही मिलेगी। अब देखो क्या दे रखा है, ए ओ सी इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन है तो मैंने आपको अभी भी एक चीज़ बताई थी कि स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स होंगे उन सबका सम कितना होने वाला है 180 डिग्रीज। तो देखो, as AOC is a straight line, then you can say that x plus y is equals to 180 degrees। ये कह सकते हो आप कि x और y स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, तो इनका दोनों का सम कितना होने वाला है 180 डिग्रीज होने वाला है।
तो आपने क्या क्या दिया, x की वैल्यू कितनी डाल दी 10a, अब ये भी हम लोगों ने निकाली थी, और y की वैल्यू कितनी डाल दी 8a, ये भी हम लोगों ने निकाली थी। तो कितना आ गया 10a प्लस 8a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से कितना आएगा 10a प्लस 8a कितना है 18a, 18a इज इक्वल्स टू 180, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 10 डिग्री। यहाँ तक बात समझ में आई आपको कि a की वैल्यू कितनी आ गई 10 डिग्री। अब अगर a की वैल्यू 10 है तो x की वैल्यू को आप क्या कर सकते हो 10 इंटू ए, यही आपकी होगी x की वैल्यू। क्या आया x कितना है 10 इंटू 10 इज 100, और ऐसे ही y की वैल्यू कितनी 8 टाइम्स ऑफ a आ गया वापस से 10, तो y कितना हो गया 8 इंटू 10 इज 80। तो आ गई आपकी वैल्यूज। तो यश बेटा आपका आंसर एकदम सही है, x की वैल्यू कितनी होने वाली है 100, y की वैल्यू भी आप आसानी से निकाल सकते थे, y की वैल्यू 80 आने वाली है। ठीक है, अच्छा तो ये तो हो गया हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। तो हाँ, अगला एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले या फिर अगले कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि स्नैपसॉल लाइव क्लासेस जो है वो स्पेशली IITs and NITs. So Snapsol live classes covers all the subjects like physics, chemistry, maths and bio. ठीक है, आपके IITs और NITs के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए आपको बेसिकली कौन से सब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, PCMB, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायो, विच आर गेटिंग अपडेटेड डेली. सो यू हैव टू फॉलो व्हाट the official TikTok channel that is at the rate of Snapsolve. So let us score high with the Snapsolve live classes. ठीक है, फटाफट से इस अकाउंट को फॉलो कीजिए और अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल क्या कहता है भाई, एंगल ए ओ सी इज 145 डिग्रीज। ठीक है, और एंगल बी ओ सी इज अ राइट एंगल, फाइंड एक्स। एंगल ए ओ सी इज 145 डिग्रीज और एंगल बी ओ सी इज अ राइट एंगल, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। कुछ देर पहले मैंने आपको एक राइट एंगल की बात बताई थी, उसको सोचिए और फटाफट से इसका आंसर मेरे को निकाल के बताइए। कमेंट सेक्शन के अंदर मैं आपका वेट कर रहा हूँ, इसका आंसर बताइए मेरे को। 1 मिनट का आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, फटाफट सोच के बताओ। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा सोचने का क्वेश्चन ही नहीं है। 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा है इस क्वेश्चन के लिए, बट स्टिल मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। आप फटाफट से सोच के बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, एंगल ए ओ सी इज 145 डिग्रीज, एंगल बी ओ सी इज अ राइट एंगल, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सोचिए और सोच के बताइए फटाफट से, 20 सेकेंड्स आपके निकल चुके हैं। एंगल ए ओ सी की वैल्यू है 145 डिग्रीज, एंगल बी ओ सी है राइट एंगल, आपको बताना है एक्स की वैल्यू कितनी होने वाली है। एक्स फटाफट से बताइए कितना हो सकता है। एक और आंसर आया है मेरे पास में, यश का आंसर आया है 55 डिग्रीज। वेरी गुड बेटा यश, आपका आंसर एकदम सही है। बाकियों का भी आंसर ये आ रहा है नहीं आ रहा है, ये चेक करिए फटाफट से। आप देख के चेक करिए कि आपका आंसर ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। यश आपका आंसर एकदम सही है बेटा, 55 डिग्रीज इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। एज एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू 145 डिग्रीज एंड एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। ये क्रूशियल चीज़ जो है इस क्वेश्चन की वो केवल यहीं तक है, इसके बाद में क्वेश्चन एकदम ईजी सा है कि एंगल बी ओ सी कितना होने वाला है 90 डिग्रीज। आपको यही चीज़ मालूम करनी थी कि बी ओ सी की वैल्यू कितनी होने वाली है। क्यों? क्योंकि राइट एंगल है। मैंने आपको ये चीज़ क्लास की स्टार्टिंग के अंदर बेसिक्स के अंदर बताई थी कि बहुत बार ये चीज़ होती है कि टीचर केवल ये दे देता है कि राइट एंगल आपको दे रखा है, उसकी वैल्यू नहीं देता। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि राइट एंगल की वैल्यू 90 डिग्रीज होती है। तो ये पूरा एंगल 145 डिग्रीज है और ये इतना सा एंगल 90 डिग्रीज है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया 145 माइनस 90 मतलब 55 डिग्रीज। बहुत ईजी सी चीज़ है। एंगल एक्स प्लस बी ओ सी इज इक्वल्स टू 145 डिग्रीज। एंगल बी ओ सी की वैल्यू कितनी 90 डिग्री, तो एक्स कितना आ गया 145 माइनस 90 इज 55 डिग्रीज। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग
आगे प्रोसीड करेंगे। शायद से यहाँ तक का सारा चीज़ें आपको क्लियर है। रोशनी का मैसेज है ऑल इज क्लियर सर, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप रोशनी आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, आपको मैंने दे रखा है क्या, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ कि एक AC लाइन है और एक BD लाइन है, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा। ठीक है, 4 एंगल्स बने WXYZ। ठीक है, अब आपको ये बताना है, मैंने आपको केवल दिया है एक एंगल, कौन सा एंगल, ये W, ये मैंने आपको किया है 130 डिग्री से, केवल एक एंगल मैंने दिया है। आपको निकालना है X, Y और Z, इन तीनों की वैल्यूज क्या होने वाली है। ठीक है, W की वैल्यू मैंने आपको 130 डिग्रीज दे दी है, आपको बताना है X, Y और Z कितनी होने वाली है। अब इतनी औसम चीज़ है ये कि मैंने आपको जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई है उससे केवल एक प्रॉपर्टी लगेगी, एक या दो, और आपसे सारी की सारी चीज़ें निकल जाएगी। आपको केवल एक एंगल दिया और आप एक एंगल से 3 एंगल्स निकाल सकते हो। तो फटाफट से सोच के बताइए मेरे को कि क्या क्या इनकी वैल्यूज़ हो सकती है, क्या क्या इनकी वैल्यूज़ होगी। ठीक है, मैं आपको वापस से 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप फटाफट से मेरे को सोच के बताइए। कॉपी पेन लेके आपके पास में, उम्मीद है आप लेके आ ही गए होंगे, तो आप फटाफट से मेरे को सोच के बताइए कि क्या होगा। कुकी का मैसेज आया है, हेलो बेटा हाउ आर यू। फटाफट से मेरे को बताइए X, Y और Z की वैल्यूज क्या होगी। यश ने आंसर दिया है मेरे को X की वैल्यू होगी 50 डिग्रीज। ओके वेरी गुड। रोशनी ने भी आंसर दिया है मेरे को X की वैल्यू 50 होगी। Z और X एकदम सेम होंगे, एकदम सही कहा रोशनी आपने, Z और X की वैल्यूज एकदम सेम होगी और X की वैल्यू 50 होगी और Y की वैल्यू आपने बताई है 130। एक्सीलेंट, तीनों वैल्यूज आपने एकदम सही निकाली है। ठीक है, यही वैल्यूज होने वाली है इनकी। एक Y W की वैल्यू होगी 130 जो दे रखी है, X की वैल्यू होगी 50 डिग्रीज, Y होगा 130 और Z होगा 50 डिग्रीज। कुकी ने भी आंसर सही दिया है, कुकी का आंसर भी आया 130। वेरी गुड, दोनों के आंसर एकदम सही है, वेरी गुड बेटा। चलिए अब हम इसको फॉर्मल तरीका सीखते हैं कि इसको एग्जाम में लिखना कैसे, क्योंकि डायग्राम में तो क्या है लिखना, देखना बहुत ईजी होता है कि हाँ ये प्रॉपर्टी लग रही है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, इसकी वैल्यू इतनी आएगी, लेकिन आपको टीचर को एग्जाम में समझा के आना है कि हाँ भाई मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, Z और X कुकी ने बताया 50 डिग्रीज, एकदम सही बताया कुकी आपने बेटा, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। चलिए अब इसको देखते हैं कि एग्जाम में कैसे लिखना है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, आपको ये चीज़ हम प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी कौन सी, कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो उस प्रॉपर्टी के हिसाब से W की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, Y के, और Z की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, X के। तो आपको ये चीज़ सबसे पहले मेंशन कर देनी है कि भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं उस प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाला हूँ और उसके हिसाब से मैं आंसर निकालने वाला हूँ। तो अब W प्लस Z, ये आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन है, ये आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है बड़ी सी, BD जो है स्ट्रेट लाइन है। तो ये दोनों एंगल्स मिलके आपका 180 डिग्री बनाने वाले हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की दूसरी लीनियर पेयर की। तो लीनियर पेयर क्या कहता है कि W प्लस Z की वैल्यू कितनी होने वाली है, 180 डिग्रीज होने वाली है। तो W आपको मैंने 130 बता ही दिया, क्वेश्चन के अंदर दे ही रखा है, तो Z की वैल्यू कितनी आ गई वहाँ से इजीली, Z की वैल्यू आ गई कितनी, 50 डिग्रीज। ठीक है, एज इट इज ऐसा कैसा लिख दोगे, टीचर एक नंबर नहीं काट सकता आपके। ठीक है, Z की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्रीज। और अब आपको पता है W तो 130 है, तो आप सीधे सीधे कह सकते हो Y की वैल्यू कितनी आने वाली है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के कारण 130 डिग्री आने वाली है, क्योंकि W और Y तो आपने इक्वल ऑलरेडी बता ही दिया, और X और Z को भी आपने ऑलरेडी पहले इक्वल प्रूफ कर दिया था कि होने वाला है। तो W Y की वैल्यू आ गई 130, X और Z की वैल्यू आ गई 50। तो कुकी, रोशनी और यश तीनों ने एकदम सही आंसर दिए। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है, वो क्या थी, बेटा तीन आपको मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी। एक तो मैंने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का बताया था, एक मैंने आपको लीनियर पेयर का बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब एक रे इंटरसेक्ट करती है तो दो एंगल्स बनते हैं, उन दोनों का सम 180 डिग्रीज होता है। और थर्ड मैंने आपको बताया था एडजेसेंट एंगल्स के बारे में, जो कि एक कॉन्सेप्ट है कि एक जब बड़े एंगल को एक रे काटती है तो उस पेयर को कहा जाता है एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो मेन प्रॉपर्टीज उसमें से दो थी, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की और एक दूसरी कौन सी थी, लीनियर पेयर की।
ठीक है, जो हम लोगों ने W प्लस जेड इज टू 180 लगा रखी है प्रॉपर्टी, ये लीनियर पेयर है ना, ये वाली, ये इस क्वेश्चन के अंदर भी हम लोगों ने लगाई थी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, अब फटाफट से देखिए। अब इसके अंदर मैंने क्या दे रखा है, एंगल ए ओ ई प्लस बी ओ सी इज इक्वल टू 70। याद रखना इन दोनों का सम है 70 डिग्रीज। ए ओ ई और बी ओ सी, इन दोनों एंगल्स का क्या है, सम है कितना, 70 डिग्रीज। और एंगल ए ओ डी कितना दे रखा है, 40 डिग्रीज। ए ओ डी ये कितना दे रखा है, 40 डिग्रीज। आपको क्या निकालना है, सारे के सारे एंगल्स निकालने हैं कि कितने होने वाले हैं। ठीक है, फटाफट से इस क्वेश्चन को ट्राई करो, कॉपी पेन के ऊपर इस डायग्राम को बनाओ। 1 मिनट का आपको वापस टाइम देता हूँ, 1 से 1.5 मिनट का, क्योंकि डायग्राम बनाने में भी टाइम लगेगा, तो 15 सेकंड उसके भी मान लिए मैंने आपके, 15-20 सेकंड्स, 1 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और मेरे को बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। याद रखना ए ओ ई और बी ओ सी इनका सम दे रखा है 70 डिग्रीज, इंडिविजुअल एंगल नहीं है ये। एक और चीज़ आपको इजी बता देता हूँ मैं, कि कई क्वेश्चन के अंदर ये जो ए ओ ई बी ओ सी ई ओ बी, ये क्या बहुत बार कंफ्यूजिंग लगता है। तो आप क्या करना, हमेशा इस डायग्राम को बनाने के बाद में जो भी एंगल्स है, जैसे ए ओ ई है, इसका नाम क्या दे दिया मैंने, वी दे दिया। एंगल ई ओ बी है, इसका नाम मैंने क्या दे दिया, डब्ल्यू दे दिया। एंगल बी ओ सी का नाम क्या दे दिया, एक्स दे दिया। ऐसे ही इन सारे एंगल्स का कुछ ना कुछ आप नेमिंग कर देना, उससे क्या होगा कि आप सीधे सीधे लिख सकते हो w प्लस एक्स प्लस वाई जेड इज टू एक्स, ऐसा आप इजीली लिख सकते हो, ताकि आपको कंफ्यूजन बहुत कम होने वाला है। वरना नेमिंग के अंदर बहुत बार ऐसा होता है कि आप गलत एंगल लिख के आ जाते हो और आपका पूरा आंसर गलत हो जाता है। तो जब नेमिंग करोगे तो आपको ईजिली चीज़ें दिख जाएगी कि हाँ मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ या फिर इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ। समझ में आया आपको? चलो फटाफट से इस क्वेश्चन को ट्राई करो। W की वैल्यू रोशनी बता रही है 70। बेटा एक और बार ट्राई करो, एक और बार ट्राई करो। 70 नहीं हो पाएगी W की वैल्यू, आप एक और बार ट्राई करो, क्या हो सकती है। फिर से सोचो क्या लगना चाहिए इसमें, किस प्रॉपर्टी से आप लगा सकते हो। सोचो सोचो। यश ने आंसर दिया है x इज इक्वल्स टू 40। एक्स की वैल्यू यश ने बताई है 40 डिग्रीज। ठीक है, वेरी गुड वाली है। अगर एक भी आपकी वैल्यू निकल गई, रोशनी बेटा 1 मिनट रुको अब बस, अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, चिंता मत करो। देखो, आप सिंपल से इस डायग्राम को समझो। डायग्राम में क्या दे रखा है, एक AC लाइन दे रखी है और एक BD लाइन दे रखी है। ठीक है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक AC लाइन दे रखी है, एक BD लाइन दे रखी है और एक OE लाइन दे रखी है। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, AOE और BOC का सम दे रखा है 70 डिग्रीज। ठीक है, क्या दे रखा है, AOE प्लस BOC। AOE ये कितना है, V, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया V प्लस BOC। BOC ये कितना दे रखा है, X, तो मैंने लिख दिया V प्लस एक्स इज इक्वल टू 70। और एंगल AOD कितना दे रखा है, 40। एंगल AOD कितना दे रखा है, AOD ये वाला एंगल कितना है, Z, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 40। ठीक है, फिर से एक बार बताता हूँ मैं आपको। देखो, AOE प्लस BOC 70 डिग्री दे रखा है। AOE ये V है और BOC ये एंगल कितना है, X। तो V प्लस एक्स आपको 70 क्वेश्चन में दे रखा है और Z की वैल्यू 40 दे रखी है। अभी तक हम लोगों ने हमारी तरफ से कुछ नहीं लगाया है, केवल हम लोगों ने क्या लिखा है, जो क्वेश्चन में दे रखा है। अब आप देखते जाओ कि आपको जो जो चीज़ आप इससे निकाल सकते हो। क्योंकि ने आंसर दिया है O की वैल्यू, बेटा O तो निकालना ही नहीं है, O तो पॉइंट है। अगर आप इस वाले एंगल को बता रहे हो 70, तो इसको अभी हम लोग चेक कर लेते हैं कितना होने वाला है। ठीक है, तो अब देखो Z की वैल्यू 40 है, तो आपको इस Z के जस्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल X दिख रहा है। आप V W और Y को भूल जाओ, ये आपको दिख रहा है, एक ये स्ट्रेट लाइन, एक ये स्ट्रेट लाइन। Z के इक्वली अपोजिट आपको X दिख रहा है, वर्टिकली अपोजिट। तो Z और X क्या होने वाले हैं, बराबर होने वाले हैं। वेरी गुड, X की वैल्यू कितनी आने वाली है, 40 आने वाली है। क्योंकि का आंसर आया X की वैल्यू 40, एकदम करेक्ट है। Z इज इक्वल्स टू एक्स, तो Z और X कितना आ गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो X और Z की वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्रीज। मतलब मैं आपको पेंसिल से लिख के बताता हूँ, इससे आसानी होगी आपको। ये 40 डिग्रीज आ गया और ये भी
40 डिग्रीज आ गया। अब एक चीज़ बताओ मेरे को, आपको पता है v और x ये दोनों मिलके कितना डिग्रीज के थे, 70 डिग्री के। हम लोगों ने लिखा था v प्लस एक्स कितना है, 70 डिग्री। और आपको x की वैल्यू 40 पता चल गई, तो v कितना बचा भाई, v और x का सम अगर 70 है और इनमें से एक चीज़ 40 है तो बहुत ईजी है, दूसरी चीज़ कितनी होने वाली है, 30 होने वाली है। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन को हम लोगों ने डिकोड कर लिया पूरा पूरा। अब हमारे क्वेश्चन बहुत पकड़ में आ चुका है, इसके बाद में ये दिख रहा है ए ओ सी एक स्ट्रेट लाइन है, ए ओ सी स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमने एक चीज़ सीखी थी कि एंगल कितना होता है, 180 डिग्रीज होता है, सीखी थी ना। तो अगर ये 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो 30 और 40 कितना मिलके हो गया, 70 डिग्री। तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाना चाहिए, 110 डिग्री। होगा नहीं होगा, क्योंकि इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कुछ देर पहले तक, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर एक 30 डिग्री है, दूसरा 40 डिग्री है, तो तीसरा कितना आ गया, 110, क्योंकि 30 प्लस 110 कितना हुआ, 140, और 140 प्लस 40 कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, ये सारे एंगल आ गए। अब उसके बाद में अब बचता है केवल y। तो अब इस y को भी आप पता है 3 तरीके से निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू कैसे, क्योंकि इस चीज़ की खूबी यही है कि आप किसी भी चीज़ को बहुत तरीक़ों से निकाल सकते हो, बहुत चीज़ें एप्लीकेबल होती है। जैसे अगर आप ऐसे कहते हो कि ए ओ सी, ए ओ सी, ए ओ सी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर z की वैल्यू 40 है तो y कितना होने वाला है, 140 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर से। एक और तरीका बताता हूँ, अगर आप बी ओ डी वाली लाइन को ले लो, बी ओ डी, तो अगर ये 40 है तो ये 140 आ जाएगा, क्योंकि ये भी 180 होने वाला है। एक और तरीका बताता हूँ कि आप इस ई को भूल जाओ, ये ओ ई है ना, इसको भूल जाओ। तो ये वाली जो चीज़ है डब्ल्यू और वी, ये दोनों मिलके कितना एंगल हो गया, 140 डिग्री। तो आपको दिख रहा है ये पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल वर्टिकली अपोजिट है आपस में। आप इस ओई वाली लाइन को भूल जाओ, अगर इस ओई वाली लाइन को भूल जाओगे तो आपको सीधा सीधा दिख जाएगा कि एंगल ए ओ बी और एंगल डी ओ सी, ये दोनों के दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो दोनों इक्वल होंगे। तो ऊपर वाला 140 है तो नीचे वाला भी 140 होगा। ठीक है, समझ में आया। लक्की का आंसर आया 30, बिल्कुल सही बोला बेटा आपने, 30 होगा भी। समझ में आई आपको चीज़ें कि डायग्राम के थ्रू हम कैसे चीज़ों को कितना जल्दी डिकोड कर सकते हैं और कितना जल्दी समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, मेरे टाइमिंग्स आपको जो भी होंगे ना, आपको सारे विसॉल्व ऐप के ऊपर, आप वेबसाइट के ऊपर जाओगे, आपको सारी चीज़ें मेरे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, अभी 10 बजे मेरी वापस से एक और क्लास होने वाली है ब्रेन टीजर्स की। ठीक है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अभी अभी आप लोगों ने सारी चीज़ सीख ली, बस यही चीज़ हम लोगों ने अभी बताई थी। मैंने आपको जो डायग्राम में बताया वही एज इट इज़ यहाँ पे बता दिया मैंने। कैसे, z इज इक्वल्स टू एक्स वर्टिकली अपोजिट है, इक्वेशन में डाला तो v की वैल्यू आ गई 30 मेरे पास में, और v प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स मैंने आपको बताया था कि ये 30 है, ये 40 है, तो ये 110 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको एक चीज़ बता दूं, ये आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, और अगर आपने इस तरीके के क्वेश्चंस के ऊपर कमांड बना ली तो आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली। आई कैन गारंटी यू दिस थिंग कि आपके एटलीस्ट मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में फुल ऑन फुल नंबर आएंगे। आपको केवल कॉन्सेप्ट को लिख के आना है और चीज़ों को अच्छे से समझना है, और इसमें ऐसा कुछ याद करने जैसा नहीं। आप 5-6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको साथ के साथ के अंदर चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। आप इसके बाद में एनसीईआरटी की बुक को उठा के देखना, आपको खुद को समझ में आएगा कि हाँ यार, ये चीज़ें तो मेरे को समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम लोग, चलिए क्वेश्चन से पहले अलग अलग तरह के पेयर ऑफ एंगल्स के ऊपर। ठीक है, पेयर ऑफ एंगल्स क्या क्या होंगे। अभी हम लोगों ने पढ़े थे एडजेसेंट एंगल्स, उसके अलावा हम लोगों ने पढ़े थे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और हम लोगों ने पढ़े थे लीनियर पेयर। 3 तरह के डिफरेंट पेयर्स पढ़े थे। अब मैंने क्या कहा कि 2 लाइन है, एक लाइन है कौन सी, एम, ये ऊपर वाली लाइन दिख रही है एम, और दूसरी लाइन है कौन सी, एन, ये दूसरी लाइन। ये कोई सी भी 2 लाइन मैंने बना दी। ठीक है, मैंने इनकी लाइंस के ऊपर अभी तक कुछ कमेंट नहीं किया कि ये पैरेलल है या नहीं है, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैंने कहा मैंने सिंपल 2 लाइन बना दी। ठीक है, और एक मैंने लाइन बना दी टी, इसको मैंने कहा ट्रांसवर्सल, जो 2 या 2 से ज़्यादा को इंटरसेक्ट करती है उसको हम ट्रांसवर्सल बोल देते हैं। तो इस टी लाइन ने इन दोनों लाइन को काट दिया, तो आप देखो कि 8 एंगल्स बन गए अलग अलग तरह के, ए बी सी डी,
EFGH, 8 एंगल्स बन गए। मैंने इन सबको नाम दे दिया, ठीक है, ABCD EFGH। अब क्या किया गया कि इस तरह की जब भी सिचुएशन बने कि दो लाइंस को एक ट्रांसपर्सन ने काट दिया, तो अलग अलग जो पेयर्स बनते हैं उन सबको हम लोगों ने क्या कहा, कुछ नाम दे दिया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर्स, मैं बताने वाला हूँ आपको भी। तो उनको अलग अलग नाम दे दिया। वो क्यों नाम दिया गया वो आपको अभी समझ में आ जाएगा जैसे जैसे आप हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। देखते हैं, चलिए। सबसे पहले दिया गया कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हुआ कि सिमेट्रिकली आपको देखना है कि ऊपर वाले पार्ट में एंगल ए और नीचे वाले पार्ट में एंगल ई, इस वाले पेयर को क्या बोला गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन बिल्कुल आता है क्योंकि बहुत मतलब इजी सी चीज़ है। दिखने में कई बार क्या डरावनी लगती है कि यार इतने सारे एंगल दिख गए, लेकिन बहुत इजी चीज़ है। एक बार आप समझ लोगे, आई कैन गारंटी यू कि आप क्वेश्चन क्लास वाले लेके आना, पक्के से सॉल्व कर लोगे उसको, ठीक है। तो एंगल ए किसके इक्वल हुआ, एंगल ई के। एंगल बी, सॉरी इक्वल नहीं बताया मैंने भी, सॉरी इक्वल नहीं होगा, एंगल ए और एंगल ई, इस पेयर को क्या कहा हम लोगों ने, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऐसे ही दूसरा पेयर हम लोगों ने क्या कहा, एंगल सी और एंगल जी। सिमेट्रिकली देखना है आपको तो बस कि ये इस वाली लाइन के नीचे आ रहा है तो ये भी इस वाली लाइन के नीचे आ रहा है, इसी साइड के अंदर। ऐसे ही एंगल बी और एंगल एफ, ये भी एक सिमेट्रिकली पेयर हो गया, इसको भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोला। ऐसे ही डी और एच, तो ये चार पेयर हम लोगों ने बता दिए, ए ई, बी एफ, सी जी और डी एच। ये चारों के चारों कौन से हुए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब दूसरा आता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को पहचानने की सबसे अच्छी जो ट्रिक है वो क्या है, एक जेड ढूंढ लो आप तो हमेशा। क्या ढूंढ लो, एक जेड ढूंढ लो। ये जेड मैंने बनाया ना ऐसा, अब ये देखो आपको यहां दिख रहा है ये जेड, ये बनता हुआ दिख रहा है आपको जेड, है ना। अब इसके जो इंटरनल वाला एंगल है सी, और जो इसकी दूसरी तरफ एंगल बनेगा एफ, ये दोनों कौन से एंगल्स होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल्स होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखिए अब आप यहां से भी देखिए इसको, इस तरफ से ये आपको दिख रहा है इस तरह से, ये भी एक जेड की शेप ही है, बस थोड़ा सा फ्लैट अप हो रखा है ये भी एक जेड की शेप है। इसके भी अंदर वाले दोनों एंगल्स को पकड़ लो, एक तो डी ये वाला एंगल और एक ई ये वाला एंगल। ये दोनों कौन से एंगल्स हुए, ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स हुए। बेटा आपने कुछ मिस नहीं किया ज़्यादा, अब इस चीज़ को समझ लो आप, आपको आगे की चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। बाकी इस लेक्चर को आप वापस से देख सकते हो, तो आपको ऐसे मिस करने की कोई टेंशन नहीं है। आप वापस से मेरे लेक्चर को देख लेना, आप रिप्ले कर सकते हो बाद में वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो ये डी और ये ई, ये भी एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर हो गया, ठीक है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के दो पेयर बताया मैंने आपको, एक तो सी बताया और एक एफ बताया। ऐसे ही एक डी बताया और एक ई बताया, ठीक है। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए। थर्ड, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इंटीरियर के जस्ट ऊपर वाला एंगल देख लो आप तो, ये सी वाला एंगल था, इसके जस्ट ऊपर कौन सा हो गया, ए। और ऐसे ये जो एफ एंगल था इसके जस्ट नीचे हो गया एच। तो ये दिख रहा है, ये जो जेड बनता है ना, इसके ऊपर नीचे वाले एंगल्स हो गए, एंगल ए और एंगल एच। ऐसे ही इस तरफ भी तो हम लोगों ने बनाया था, तो इस तरफ कौन सा बना, बी और जी। समझ में आई आपको, तीन तरह के पेयर्स बात कर चुके हैं हम लोग, पहला कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, दूसरा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और तीसरा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तीन एंगल्स की बात करी हम लोगों ने। चौथी बात करते हैं हम लोग, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब इसको समझो कि बोल क्या रहा है, इंटीरियर एंगल्स अंदर वाले एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे, ठीक है। तो अंदर वाले एंगल्स कौन से हो गए, ये दोनों दिख रहे हैं ट्रांसवर्सल की सेम साइड के ऊपर। तो सी और ई, ये दोनों एंगल्स कौन से हुए, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो सी और ई कौन से एंगल्स हो गए, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब भाई ये वाले एंगल्स भी तो बचे, तो ये भी कौन से हुए, डी और एफ, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। अच्छा, इसको साथ ही साथ में इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल तो बहुत बड़ा शब्द है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, साथ में को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलिए, अब मैं आपसे क्या कहता हूँ कि m और n के ऊपर मैंने आपको एक कंडीशन दे दी कि अगर m और n पैरेलल होते हैं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर m और n पैरेलल आ जाते हैं तो
क्या होता है वो देखते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ जाते हैं, एम और एन जैसी पैरेलल होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। मतलब ए ई के बराबर हो जाएगा, बी एफ के बराबर हो जाएगा, सी जी के बराबर हो जाएगा और डी एच के बराबर हो जाएगा। समझ में आई आपको बात? जैसे ही एम और एन दोनों लाइंस मैंने कहा पैरेलल है, ये बात याद रखना, जब मैंने कहा केवल पैरेलल है केवल, तो अगर दोनों लाइंस पैरेलल हुई तो सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। मतलब अगर ए 30 डिग्री है तो ये ई भी 30 डिग्री आ जाएगा, अगर बी 10 डिग्री है तो ये एफ भी 10 डिग्री आ जाएगा। समझ में आई आपको बात? ये मैं हाइपोथेटिकल केस ले रहा हूँ केवल, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। बस बेटा अब इसके बाद में एक न्यूमेरिकल ही आने वाला है आपके पास में, एक बार मैं फटाफट से समझा दूँ आपको, उसके बाद में इसी क्वेश्चन के ऊपर न्यूमेरिकल दूंगा मैं आपको। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, ये सी एफ के इक्वल हो जाएगा और डी ई के इक्वल हो जाएगा, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो गए और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल हो गए। समझ में आई? थर्ड, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे। कब? जब दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। समझ में आई? अब चौथा पेयर जो आता है वो इक्वल नहीं होता, उसके लिए क्या देखना है आपको? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मैंने पढ़ाया था आपको, वो कौन सा पेयर होता है? वो क्या हो जाता है? वो सप्लीमेंट्री हो जाता है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ कि भाई जिनका सम 180 डिग्रीज के इक्वल होता है उनको क्या कहा जाता है? सप्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। ठीक है, मतलब सी और ई ये दोनों के दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ट्रांसवर्सल का बेटा क्या मतलब समझ में नहीं आया आपका क्वेश्चन, वापस से पूछो। ट्रांसवर्सल का क्या बताना है आपको? ट्रांसवर्सल कुछ भी नहीं होता, ट्रांसवर्सल एक लाइन होती है सिंपल, जो कि दो लाइंस को काटते हुए चल जाती है, उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। कंफ्यूज मत हो इस नाम के अंदर, सिंपल इसका मतलब ये है कि ट्रांसवर्सल मतलब जो दो लाइंस को काट दे आपस में। ठीक है, अच्छा। और एफ इनका सम भी कितना होने वाला है? 180 डिग्री। ठीक है, समझ में आई आपको बात? अब इसके ऊपर फटाफट से एक न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। अब इस न्यूमेरिकल को आप करो, ठीक है। अच्छा, न्यूमेरिकल से पहले एक चीज़ और आपको बता दूं मैं कि अगर लाइंस पैरेलल है तो जितनी भी मैंने चीज़ें आपको बताई है ट्रू होती है, और अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये सारी जैसे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का कोई पेयर इक्वल आ जाता है या फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आ जाते हैं, तो आप उल्टा भी बोल सकते हो कि अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो क्या होगा? लाइंस पैरेलल हो जाएगी। समझ में आया? मतलब इस डायरेक्शन में भी ट्रू है और इस डायरेक्शन में भी ट्रू है, वाइस वर्सा भी ट्रू है कि अगर लाइंस पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग और बाकी प्रॉपर्टीज होल्ड करेगी, और अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ गए या बाकी एंगल्स कोई इक्वल आ गए तो लाइंस पैरेलल हो जाएगी। आया समझ में? चलिए अब इस क्वेश्चन को करो। ये एग्जांपल है एक, एम और एन पैरेलल मैंने दे रखा है और एंगल ए 120 डिग्री दे रखा है। ठीक है, चलो सोहेल बेटा स्टार्ट हो जाओ, फटाफट से मेरे को सारे एंगल्स निकाल के बताओ क्या क्या होने वाला है। एंगल ए मैंने 120 दे दिया आपको। अब आप इस चीज़ की ब्यूटी देखो कि केवल एक एंगल मैं आपको बताऊंगा और सारे एंगल्स आपके निकल जाएंगे। ठीक है, ये इतनी प्यारी प्रॉपर्टी है कि इससे आपकी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी से। और ये आपका आगे सर्कल्स चैप्टर आएगा उसमें भी काम देगी और बाकी जगह भी काम देगी। डी बताया इस रोशनी ने 120, एकदम सही बताया बेटा आपने, डी की वैल्यू बिल्कुल 120 है। सी एंड बी बताएं 60 डिग्री, सी एंड बी, वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा। पैरेलल है, एम और एन पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आप ढूंढो, कोई सा भी पेयर कोरस्पॉन्डिंग का ढूंढ लो या फिर ऑल्टरनेट का। आपको ऊपर वाले से नीचे वाले तक पहुंचना है। ऊपर वाले जो चार एंगल्स हैं उनमें से किसी भी एक एंगल को पकड़ो और प्रॉपर्टी लगाओ, नीचे वाले एंगल्स तक पहुंच जाओगे आप। बहुत इजी चीज़ है, आपने चारों एंगल सही निकाले, आप बाकी के चारों भी निकल जाएंगे। सोचो एंगल ए का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? एंगल ई। और अगर लाइंस पैरेलल होती है तो मैंने अभी भी क्या बताया था? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, अभी भी बताया था मैंने आपको। तो अगर दोनों लाइंस पैरेलल है जो कि मैंने दे रखी है तो एंगल ए किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल ई के इक्वल आ जाएगा। याद आ रही है बात आपको? मैंने कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स अभी भी समझाए थे आपको कि अगर लाइंस इक्वल पैरेलल होती है।
सोहेल ने आंसर दिया है ई की वैल्यू 120 और एफ की वैल्यू 60। ई की वैल्यू 120, एफ 60। बिल्कुल सही बताइए बेटा, आपने एकदम सही है। सोहेल आपने एकदम सही बताया, वेरी गुड। और बाकी के दोनों एंगल्स भी बता दो अब। 6 एंगल तो मेरे को अभी तक आ चुके हैं मेरे पास में। जी और एच की वैल्यू और बता दो मेरे को। 6 एंगल्स तो मेरे को बता दिए आप लोगों ने। फटाफट बाकी स्टूडेंट्स भी जो जो जुड़े हुए हैं फटाफट से कमेंट्स के अंदर आंसर दो। देखो सोहेल, रोशनी और आसिम, रोशनी सब कितने अच्छे अच्छे से बता रहे हैं। कुकी ने भी आंसर दिया, यश ने भी आंसर दिए, सोनाक्षी भी हमारे साथ के अंदर है। सब लोग आंसर दे रहे हैं बेटा। बाकी लोग भी जो जो है फटाफट से आंसर दो। जी और एच की वैल्यू और निकाल दो फटाफट से। देखो मैं थोड़ा इजी से आपको इसके ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए ताकि इजी रहेगा। ए की वैल्यू 120 निकाल दी। बी आप लोगों ने बता दिया 60 डिग्री होगा। ठीक है। अच्छा, मैं आपको साथ साथ में चलो बताते भी जाता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ए की वैल्यू 120 है तो आप बी कह सकते हो 60 डिग्री होगा लीनियर पेयर के कारण, क्योंकि इनका सम 180 डिग्री है। जी और सी सेम होंगे, बिल्कुल सेम होंगे बेटा। अच्छा, अगर बी की वैल्यू 60 है तो सी भी 60 होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ठीक है। तो ये भी कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। अब ऐसे ही जो ये ए की वैल्यू है 120, ये डी की वैल्यू के इक्वल होगी। ये भी कितना होने वाला है, 120। ऐसा क्यों होगा, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो ये 4 एंगल्स निकल गए। अब हमारे को नीचे वाले एंगल्स के ऊपर कूद के आना है, तो कैसे करेंगे हम लोग। एंगल ए और एंगल ई, ये दोनों के दोनों कौन से एंगल्स है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और लाइंस दोनों पैरेलल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है और लाइंस पैरेलल है, तो मैं एंगल्स को इक्वल बता सकता हूँ। तो अगर ये 120 डिग्री है तो ये भी कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। समझ में आया। अब ऐसे ही अब वापस से क्या, ऊपर वाला क्वेश्चन जैसे ही तो बन गया वापस से ही। अच्छा चलो कुछ और प्रॉपर्टीज लगाते हैं। ठीक है, एक एक प्रॉपर्टी लगा रहे हैं उसकी जगह कुछ और लगाते हैं। चलो अब देखो, ये वाला जो एंगल है ये आपको दिख रहा है, ये z बनता हुआ। तो अगर ये 60 डिग्री है तो क्या एफ भी 60 डिग्री आएगा, कौन सी प्रॉपर्टी से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। बताया था मैंने आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कि जब z बनता है तो क्या होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं और उनका सम कितना होता है, सॉरी वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं आपस में, है ना। अच्छा, अब ये h कैसे निकलेगा। अब ये d के साथ में आपको दिख रहा है ये कॉरस्पॉन्डिंग है, या फिर आपको ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है। स्ट्रेट लाइन है तो f के साथ में ये लीनियर पेयर बना रहा है, मतलब इनका सम 180 होने वाला है। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना आ गया, 120 डिग्री। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि भाई ई जो है उसके साथ में वर्टिकली अपोजिट है, तो ये अगर ई 120 है तो ये भी 120 है। आई बात समझ में। ऐसी अगर एफ की वैल्यू 60 डिग्री है तो जी भी कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। क्यों, वर्टिकली अपोजिट। तो आप इस चीज़ की ब्यूटी देखो कि एक जगह के एक एंगल से हमने सारे के सारे एंगल्स निकाल दिए। ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसको फॉर्मली कैसे लिखना है वो भी देख लो। एंगल ए और ई दोनों 120 है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है भाई। एंगल ई और एंगल डी ये दोनों के दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर है। आपने जो जो प्रॉपर्टी लगाया आप उस प्रॉपर्टी के हिसाब से लिख सकते हो, क्योंकि मैं अलग प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, आप अलग लगा रहे हो, आंसर सबका सेम आने वाला है। ठीक है। एंगल ई और डी 120 डिग्री होंगे। एंगल डी और एच ये दोनों भी 120 होंगे। क्यों, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ठीक है। ऐसे ही डी प्लस एफ, डी प्लस एफ, इसके अंदर आप क्या लगा सकते हो, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी लगा सकते हो। को इंटीरियर एंगल्स मैंने बताया था आपको, एक दो पैरेलल लाइंस के सेम साइड के ऊपर 180 डिग्री सम बनता है, ट्रांसवर्सल की सेम साइड के ऊपर। आई समझ में। ऐसे ही एफ की वैल्यू 60 आ जाएगी, क्योंकि डी प्लस एफ कितना आ गया, 180, और डी की वैल्यू 120 है, तो एफ यहाँ से आ गया 60 डिग्री। ठीक है। तो ये वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी भी बताई। आए समझ में आपको यहाँ तक। तो अच्छा, अब इसके बाद साथ के अंदर मैं आपको वापस से एक चीज़ रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि स्नैप्सॉल लाइव क्लासेस आर स्पेशली डिजाइंड फॉर द जेईई एंड नीट एग्जाम एस्पिरेंट्स बाय द टॉप एजुकेटर्स हु हैव हेल्प्ड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स टू गेट टू द टॉप आईआईटीज एंड एनआईटीज। तो और हमारे जो स्नैप्सॉल लाइव एजुकेशन है उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर करे जाते हैं, विच अपडेट्स डेली। सो यू कैन फॉलो द ऑफिशियल टिकटॉक चैनल दैट इज @the snapsol। सो लेट अस स्कोर हाई विद द स्नैप्सॉल लाइव क्लासेस। ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक का जितना भी कॉन्सेप्ट है ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। इसके साथ में मैं आपको एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, क्योंकि अब क्लास खत्म होने का मेरे हिसाब से टाइम आ चुका है, 3-4 मिनट बचे हैं। मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जो कि
आप आगे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये क्या चीज़ है कि लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन, ये क्या चीज़ होती है? एक लाइन है P, दूसरी लाइन है Q। मैं ऐसा कहता हूँ कि P वाली जो लाइन है वो Q वाली लाइन के पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। मतलब P और Q आपस में कभी टच नहीं होंगे, भले इनको कितना भी इन्फिनिटी तक स्ट्रेच कर लो। और साथ में क्या दे रखा है? Q इज पैरेलल टू R। मतलब ये Q इज पैरेलल टू R, मतलब Q और R भी पैरेलल है। तो अगर आपको ऐसे दे रखा है कि P जो है वो Q के पैरेलल है एंड Q इज पैरेलल टू R, P और R के बारे में आपको एक साथ में कुछ नहीं बताया, आपको ऐसा कहा है P Q के पैरेलल है और Q R के पैरेलल है। अगर ऐसा कहीं पे भी दे रखा है आपको, तो आप सीधा सीधा सा क्या कह सकते हो कि P इज पैरेलल टू Q इज पैरेलल टू R, उन तीनों लाइंस को पैरेलल कह सकते हो। ये प्रॉपर्टी उसी तरीके से हो गई, मैंने कह दिया कि A की हाइट जो है वो B के इक्वल है और B की हाइट C के इक्वल है, तो A, B और C इन तीनों की हाइट इक्वल कह सकते हो आप। सिमिलरली उसी तरीके से प्रॉपर्टी लगाइए कि अगर P Q के पैरेलल है और Q R के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या होगा? P Q और R ये तीनों आपस में पैरेलल हो गए। आई बात समझ में? तो चलिए एक क्वेश्चन फटाफट से लेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको इसका आंसर जरूर बता दूंगा। आप इस क्वेश्चन को फटाफट से लिख लो। AB is parallel to CD और CD is parallel to EF and EA is perpendicular to EF। डायग्राम बना लो फटाफट से और ये चीजें लिख लो। और एंगल BEF ये वाला एंगल कितना दे रखा है? 55 डिग्री। ठीक है, ये 55 दे रखा है। आपको निकालना है Z, Y और X। अगर अभी तक के आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं तो बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। खुले दिमाग से सोचो, बहुत को इसके आंसर्स लिख के बता देता हूँ क्या क्या होने वाला है। ओवरराइट हो गया बेटा, एक सेकंड रुकना। y की वैल्यू आएगी आपके पास में 125 डिग्री, z की वैल्यू आएगी आपके पास में 35 डिग्री और x की वैल्यू भी आएगी आपके पास में 125 डिग्री। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से और देखो आपका आंसर यही आ रहा है क्या। मैंने आपको आंसर्स बता दिए, आप चेक करो एक बार। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। इन आंसर्स को लिख लो आप और एक बार चेक करना कि आपके ये आंसर्स मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे होंगे तो आगे की जब मेरी क्लास होगी उसके अंदर मैं इसको पक्का डिस्कस करूँगा आपके साथ, मैं इसको अच्छे से बताऊँगा। आंसर्स लिख लीजिए। कॉन्सेप्ट्स मैंने आज के आपको पढ़ाए हैं वो आपके बहुत काम आने वाले हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ये क्वेश्चन है और कुछ नया नहीं लगने वाला, वो आपने अच्छे से समझ ली तो ये क्वेश्चन भी ईजिली हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ आज की क्लास पसंद आई होगी। लेकिन आपको अभी कहीं जाना नहीं है, अभी आकाश सर आने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स को लेके, तो आपको उनकी क्लास अटेंड करनी है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है उनका भी। और अब हम अगली क्लास के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड टेक केयर। बाय बाय।